स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, बड़ी बात करेंगे टीजीटी नियुक्ति को लेकर, बैच वाइज आधार पर क्योंकि भर्ती होनी है और नियुक्ति को लेकर परमिशन जरूर चुनाव आयोग से मिल गई है, लेकिन बड़ा पेंच फिर फंस गया है। आखिरकार क्या, ये जानकारी हम बारीकी से आपके साथ साझा करने वाले हैं। दूसरी बात पुलिस भर्ती को लेकर भी करेंगे, क्योंकि इसमें भी अब काफी ज्यादा लेट लतीफी बरती जा रही है। आवेदन आखिरकार कब तक मांग लिए जा सकते हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और तीसरी बात टैक्सी ऑपरेटर्स को लेकर भी करेंगे। काफी बड़ा विवाद चल रहा है हिमाचल और पंजाब में टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच। अब देखिए, यहाँ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के टैक्सी ऑपरेटर्स एकजुट हो गए हैं और उनकी ओर से रणनीति ये तैयार की जा रही है कि हिमाचल की टैक्सीज को बायकॉट करना है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ के लोगों को भी इससे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या इसका रास्ता निकाला जा रहा है, हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स की ओर से क्या कहा जा रहा है, आम लोग इस पर क्या राय रख रहे हैं और सरकार अब अगला कदम क्या इसमें उठा सकती है, जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत पॉलिटिकल खबर से करना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज एक बड़ा बयान दिया गया है। इसमें कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश इन्होंने की है। इनका ये कहना है कि जब से लेकर कांग्रेस की सरकार बनी है कोई बेहतरीन कार्य तो हुआ नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था यहां जरूर डगमगा गई है। खुलेआम गोलीकांड हो रहे हैं, मर्डर केसेस की संख्या बढ़ रही है, इन पर किसी का अंकुश नहीं है। और आरोपियों को जब सरकार की ओर से संरक्षण मिलता है तो उन्हें और ज्यादा छूट मिलती है। बड़ा आरोप डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज लगाया गया है। दूसरी बात इन्होंने होशियार सिंह को लेकर कही है, क्योंकि ये भाजपा प्रत्याशी है और इनके लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए डॉक्टर राजीव बिंदल देहरा गए हुए थे, जहां लोगों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि अभी हिमाचल में मित्रों की सरकार है, भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जरूरी हो गया है कि इस सरकार को अब गुड बाय यहाँ की जनता कह दे, और ये तभी संभव हो पाएगा जब भाजपा के प्रत्याशियों को जिताया जाएगा। यानी कि अभी भी देखिए, भाजपा मिशन लोटस का सपना लेकर चल रही है और बार बार ये दावा कर रही है कि इन उपचुनावों के बाद फिर से 6 उपचुनाव होंगे। सीपीएस मामले में जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में होगा। जो भाजपा चाह रही है उसी मुताबिक वो फैसला आने वाला है। खैर, इस तरह की बातें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कर रहे हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल भी कह रहे हैं, और उनका ये कहना है कि सीपीएस मामले में जरूर ये जो 6 के करीब नेता हैं अपनी विधायकी से भी हाथ खो बैठेंगे। अब ये होता है नहीं होता है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है। और ये बात बार बार मुख्यमंत्री सुक्खू भी कह रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में हो तो इस तरह की बयानबाजी कैसे नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं। देखिए, मंत्री चंद्र कुमार की ओर से आज एक बड़ा बयान दिया गया है और इसमें सवाल इन्होंने होशियार सिंह से पूछा है। इनका ये कहना है कि एक समय था जब होशियार सिंह की ओर से ये कहा जाता था कि भाजपा किसी भी गधे को टिकट दे देती है और कोई भी गधा भाजपा की टिकट पर जीत जाता है। तो आखिरकार वो खुद क्या है, ये सवाल एक तरह से मंत्री चंद्र कुमार ने होशियार सिंह से पूछा है और काफी ज्यादा विवादित बयान है। भाजपा की ओर से कटाक्ष भी इस बयान को लेकर किया जा रहा है, उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई है। दूसरी ओर ये भी दावा मंत्री चंद्र कुमार ने किया है कि जो मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी हैं कमलेश ठाकुर, वही चुनाव जीतने वाली हैं। पिछले 15 महीने से कोई भी विकासात्मक कार्य देहरा में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कमलेश ठाकुर के जीतने के बाद सभी विकासात्मक कार्य अब पूरे हो पाएंगे। नया दावा उनकी ओर से किया गया है। देखिए, बिलासपुर की ग्राम पंचायत धौन कोठी में लापता महिला को लेकर बवाल मच गया है और ग्रामीण इलाके के कुछ एक लोग पहुंचे भी थे डीसी और एसपी के पास ज्ञापन देने के लिए कि जल्द से जल्द इस महिला को ढूंढा जाए। ये विवाहित महिला है, कुछ दिन से लापता चल रही हैं, जिससे पहले कोई अप्रिय घटना महिला के साथ हो, जरूरी है कि इसे खोज निकाला जाए। और इनका ज्ञापन अब ले भी लिया गया है, एसपी की ओर से भी, डीसी की ओर से भी, और अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है ग्रामीणों को कि जल्द से जल्द महिला को ढूंढने की कोशिश ये करने वाले हैं। देखिए, कहाँ कितनी बारिश हुई है ये भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले जो आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, उस पर अपडेट दे देते हैं, क्योंकि अभी 8 जुलाई तक मौसम खराब रहने वाला है। आज रात को भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा कल रात को भी बारिश हुई है और कुछ एक इलाकों में इतनी ज्यादा जोरदार बारिश हुई कि सुबह
को लेकर कुछ एक क्षेत्रों में भूस्खलन भी हुआ था। गाड़ियां और बाइक्स फिर से पानी की चपेट में आ गई हैं और 1 से 2 के करीब यहां मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कहां कहां कितना नुकसान हुआ है ये अपडेट देंगे, लेकिन पहले ये आपको जानकारी दे देते हैं कि कहां कितनी बारिश हुई है। देखिए, सुजानपुर टिहरा में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, गोहर में 55 मिलीमीटर बारिश हुई है, जोत में 54 मिलीमीटर, मंडी में 34 मिलीमीटर और सुंदरनगर में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी कि सुजानपुर टिहरा में सबसे ज़्यादा बारिश पिछले कल रात को रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला कुछ एक क्षेत्रों में जारी था और तबाही सबसे ज़्यादा मंडी में हो गई है। अभी हाल ही में देखिए NHAI की ओर से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर डंगा लगाया गया था, जो कि फिर से धंसने वाला है। इस तरह की तस्वीरें वहां से वायरल हो रही हैं और इसी नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड भी हो गया है, जिसके बाद वन वे रास्ता कर दिया गया है। पिछले मॉनसून में भी ये नेशनल हाईवे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और एक बार फिर वैसी ही परिस्थितियां यहां देखने के लिए मिल रही हैं। मंडी के कटोला में रात भर में 154 मिलीमीटर और पंडोह में 106 मिलीमीटर बारिश हुई है और लैंडस्लाइड होने की जानकारी भी यहां से सामने आई है। भारी बारिश के बाद मंडी जिला में 62 सड़कें और 126 बिजली के ट्रांसफार्मर्स भी ठप बताए जा रहे हैं। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में भी नुकसान कम नहीं हुआ है। यहां नाला पूरी तरह से बाढ़ में तब्दील हो गया था, जिसके बाद गाड़ियां और बाइक उसकी चपेट में आ गई, बहने का इनका मामला सामने आया है और जो एक मकान है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश क्योंकि हो रही थी तो नुकसान भरे मामले भी अब देखिए सामने आने लगे हैं, इसलिए जरूरी है कि एहतियात बरती जाए। और इसी बीच कुछ एक जो बांध है उनका जलस्तर भी डेंजर लेवल में आ गया है। सतलुज जल विद्युत निगम की ओर से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो बांध से पानी छोड़ने वाले हैं। हालांकि अभी देखिए उतनी ज़्यादा भारी बारिश नहीं हुई है, लेकिन एक कारण मानकर हम ये चल सकते हैं कि भीषण गर्मी थी इससे पहले, जिस वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ज़्यादातर बांध ऐसे हैं जो कि पानी से भर गए हैं। बांध के जलाशय जल से भरने लगे हैं। डेंजर लेवल के आसपास कुछ एक डैम का पानी पहुँच गया है। हालांकि जो बड़े डैम्स हैं जैसे भाखड़ा और पौंग डैम की बात करें तो यहाँ 31 और 28 मीटर तक भी अभी ये खाली चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। लेकिन कुछ एक जो छोटे बांध थे फिलहाल वो भरने शुरू हो चुके हैं, जबकि बारिश अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन ग्लेशियर्स का पिघलना भी बिल्कुल इसके लिए एक कारण हम मानकर चल सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर बड़ा हादसा सुबह पेश आया। या सुबह 8 बजे की जानकारी है और ट्रक चालक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल इस रास्ते से ट्रक गुजर रहा था और इसमें LNT मशीन भी थी। बीच में तकनीकी खराबी के चलते ट्रक रुक गया तो ट्रक चालक भी ट्रक से उतरा और इसने तकनीकी खराबी को ठीक करने की कोशिश की। ये ट्रक के नीचे लेट गया था तकनीकी खराबी ठीक करने के लिए, लेकिन इसी बीच वहां उतराई में ट्रक खिसक गया और बहुत बुरी तरह से नीचे जा गिरा सड़क से। ट्रक के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और जो LNT मशीन थी उसके भी पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि ट्रक चालक की जान बच गई है। यहाँ जान भी जा सकती थी, बड़ा हादसा था, एक तरह से जान बच गई और उतना दर्दनाक हादसा ये नहीं हो पाया। हालांकि गंभीर रूप से चोट जरूर ट्रक चालक को लग गई है और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक चालक को अस्पताल ले जाया गया था उपचार के लिए। अब आना चाहेंगे हिमाचल पंजाब में जो टैक्सी विवाद चल रहा है। अक्सर देखिए इस तरह की घटनाएं पहले भी पेश आती रही हैं जहां टैक्सी चालकों की आपस में भिड़ंत हो गई हो, लेकिन इस बार मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और पर्यटकों तक ये मारपीट के मामले पहुंच गए हैं। मनाली में कुछ एक पंजाब के पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, ये जानकारी सामने आई। फिर अभी हाल ही में एक मामला गरमाया हुआ है जहाँ हिमाचल के टैक्सी चालक को 15,000 रुपये के लिए लुधियाना के 2 पर्यटकों ने मार डाला है और फिलहाल काफ़ी दिन लग गए यहाँ पर शव ढूंढने के लिए भी इस टैक्सी चालक का। तो इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो तनावपूर्ण माहौल बन जाता है दोनों राज्यों के बीच, वही देखने में आ रहा है। आज सुबह ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के टैक्सी ऑपरेटर्स ने एक मीटिंग की है। ये एकजुट हो गए हैं और इनका कहना है कि अपने राज्य में अब ये हिमाचल की टैक्सी को नहीं मानेंगे, हिमाचली टैक्सी का बायकॉट किया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर हिमाचल से कोई अपनी टैक्सी लेकर इनके राज्यों में जाता है तो कानूनी कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। और दूसरी बात जिससे ये नाराज चल रहे हैं बाहरी राज्यों के टैक्सी चालकों का ये भी कहना है कि स्पेशल टैक्स भी यहाँ की सरकार इनसे ले रही है, जो कि उचित नहीं है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इनमें है, तो इन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है। अब इम्पैक्ट तो इसका हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स पर भी होना ही था। तो आज मंडी में इनकी ओर से मीटिंग बुलाई गई थी जहाँ सभी ऑल ओवर हिमाचल से टैक्सी ऑपरेटर्स आए हुए थे और मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार को पंजाब सरकार से इस पूरे मामले पर बात करनी चाहिए। इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कुछ एक शरारती तत्व
तत्व हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और सभी टैक्सी चालक, सभी टैक्सी ऑपरेटर्स का नाम इसमें खराब हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। आने वाले समय में बड़ा आर्थिक नुकसान भी इन्हें होगा अगर इस तरह का फैसला बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर्स की ओर से लागू कर दिया जाता है। अब फिलहाल सरकार इस मामले को किस तरह से देखती है, क्या इसमें कोई जल्दबाजी दिखाई जाएगी? बात करने के लिए पंजाब सरकार से ये देखना होगा। पिछले 10 से 15 दिन से क्योंकि ये विवाद चल रहा है, अभी तक कोई हलचल तो हमें ऐसी सरकार में नजर नहीं आई है। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हिमाचल की टैक्सीज को पूरी तरह से बाइकआउट बाहरी राज्यों में किया जाएगा, तो ये स्थानीय लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी बनने वाली है। बार बार टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से हिमाचल की लोकल टैक्सी लेकर आप बाहरी राज्यों में नहीं जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये एक बड़ा विवाद है, और अब कैसे इसे सुलझाया जाता है, फिलहाल ये हमें देखना होगा। देखिए, कंगना थप्पड़ कांड पर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कुछ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये अपडेट चलने लगी थी कि दोबारा से इनकी नौकरी को बहाल कर दिया गया है, जो कि CISF की जवान थी, यानी कि जिसने कंगना रनौत पर अपना हाथ उठाया था, थप्पड़ जड़ दिया था जिस महिला ने, उसकी नौकरी दोबारा से बहाल हो गई है और बेंगलुरु में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इस पर CISF की ओर से ही वर्जन सामने आ गया है। 2:43 पर बड़ी स्टेटमेंट यहाँ CISF ने दी है कि भले ही महिला को बेंगलुरु ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, लेकिन रिजर्व बटालियन में इसे भेजा गया है। अब रिजर्व बटालियन में जब इसे भेजा गया है तो हवाई अड्डे पर इससे कोई सेवाएं नहीं ली जाएंगी, और ऐसे में ये अभी भी सस्पेंड ही है, यानी कि निलंबित ही है। ये जो बार बार कहा जा रहा है नौकरी बहाल हो गई है, इसे माफ़ कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी भी सस्पेंशन पर है। रिजर्व बटालियन में इसे भेजा गया है और बेंगलुरु ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये एक खबर जो कि हम क्लैरिटी के साथ आपके समक्ष रखना चाहेंगे। पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आज करसोग में इनकी ओर से मीटिंग बुलाई गई थी। ये अधिकतर HRTC पेंशनर्स हैं जो मांग उठा रहे हैं कि 3 DA की किस्तें अभी तक इन्हें जारी नहीं की गई है, मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं हुआ है, और जो छठा वेतन आयोग है उसके मुताबिक भी देनदारियां इनकी पेंडिंग है। तो ऐसे में ये सरकार के समक्ष मांग उठाने वाले हैं। देखना होगा कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं। दूसरी बात ये कि अब ये JCC के गठन को लेकर भी पेंशनर्स मांग उठाने लगे हैं। उसके बाद इनकी डिमांड्स को सीरियसली लिया जाएगा, गंभीरता से लिया जाएगा, ऐसा सोचकर ये चल रहे हैं। और ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए HRTC में जो सरकार की ओर से राशि दी गई है उससे केवल सैलरी ही कर्मचारियों की दी जा सकती है, और पेंशन के लिए राशि ही उपलब्ध नहीं करवाई गई है सरकार की ओर से HRTC को। कुल 68 करोड़ की ज़रूरत थी और उसमें 58 या 59 करोड़ ही HRTC को दिए गए हैं। तो ऐसे में पेंशनर्स की राशि कैसे दी जाएगी, पेंशन का भुगतान कैसे किया जाएगा HRTC की ओर से, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक तरह से OPS लागू तो कर दी गई है सरकार की ओर से, लेकिन OPS के लिए फिर वो राशि तो जारी नहीं की जा रही है। और तकरीबन 7,000 के करीब संख्या है HRTC में पेंशनर्स की भी, संख्या कम नहीं है। अब जब पेंशन के लिए राशि ही नहीं दी गई है सरकार की ओर से निगम को, तो निगम भी इसकी व्यवस्था कैसे करेगा। देखिए, 4 नई भर्तियों में बिग ब्रेकिंग है। लोक सेवा आयोग की ओर से इन 4 भर्तियों का शेड्यूल जल्दी जारी कर दिया जाएगा। कौन कौन से पोस्ट कोड्स हैं बिल्कुल आपको बताएंगे, क्योंकि सिलेबस भी इसमें फाइनल हो गया है। हालांकि परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हो पाई है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसे एक अरेंज करने में परेशानी आ रही है कि आखिरकार सेंटर्स कहाँ तैयार किए जाएंगे। अभी सरकारी स्कूलों में मॉनसून ब्रेक चल रही है, जिस वजह से व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसी वजह से ये परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हो पा रही है। लेकिन जो बाकी का शेड्यूल है वो एक तरह से फाइनल हो गया है। जल्दी ही परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी जाएगी। दावा लोक सेवा आयोग की ओर से हो रहा है। 4 भर्तियां कौन कौन सी है? एक आयुर्वेद फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती है, दूसरी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट्स की भर्ती है, जूनियर ऑडिटर और कंपनी कमांडर होमगार्ड भी इसमें शामिल है। तो ये 4 पोस्ट कोड्स हैं जिनका सिलेबस भी फाइनल हो गया है। अब सिर्फ परीक्षा तिथि ही घोषित होनी है। और लोक सेवा आयोग को क्योंकि ये जिम्मा दिया गया था जब कर्मचारी चयन आयोग भंग हो गया था, तो लोक सेवा आयोग को ही ये नई भर्तियां करवाने के लिए कहा गया था। अब ये 4 पोस्ट कोड्स देखना होगा कब तक यहाँ तिथि फाइनल हो पाती है परीक्षा के लिए, क्योंकि हर पोस्ट कोड में 8,000 से ज़्यादा आवेदक हैं। इसलिए जो परीक्षा केंद्र है वो भी उसी स्तर पर तैयार करने पड़ेंगे। और अभी मॉनसून ब्रेक चल रही है सरकारी स्कूलों में, यानी कि सभी शिक्षक भी छुट्टियों पर है। इसी वजह से ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्द की जाएगी, दावा लोक सेवा आयोग ने किया है। लोक सेवा आयोग को गृह विभाग की तरफ से पुलिस कांस्टेबल के 1,226 पदों को भरने के लिए अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। देखिए, ये लोक सेवा आयोग ने दरअसल पुलिस विभाग से
सवाल पूछा था कि जिला कैडर पर यह भर्ती हो रही है तो इसे स्पष्ट किया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग में राज्य स्तर पर ही भर्तियां होती आई हैं। तो इस पर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण यहाँ पुलिस मुख्यालय की ओर से नहीं दिया गया है। हालांकि अब बाकी कुछ एक नियम अब इसमें फाइनल हो गए हैं और तो और सरकार की ओर से उम्र में भी 1 साल की छूट अभ्यर्थियों को दे दी गई है। लेकिन एक ये जिला कैडर वाला जो सवाल किया गया है इसका जवाब नहीं मिल पाया है, जिस वजह से आवेदन नहीं मांगे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग की ओर से। अब जितना ज़्यादा इंतज़ार इसमें पुलिस मुख्यालय करवाएगा उतना ही इंतज़ार अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जिला कैडर को लेकर बात स्पष्ट नहीं हो जाती है कि ये जिला कैडर पर भर्ती कैसे करवाई जाए, जबकि लोक सेवा आयोग में राज्य स्तर पर ही भर्तियाँ होती हैं, इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, तब तक आवेदन नहीं मांगे जाएंगे। और फिलहाल देरी इसमें अभी पुलिस मुख्यालय की ओर से ही की जा रही है। लेकिन ये उम्मीद जताई गई है लोक सेवा आयोग की ओर से भी, और हम भी ये उम्मीद जताते हैं कि हो ना हो अब इसके बाद जल्दी ही पुलिस मुख्यालय इसमें जवाब दे देगा और फिर ये भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो पाएगी, क्योंकि इस भर्ती के लिए रिक्विजिशन पहले ही पुलिस मुख्यालय ने भेज दी थी लोक सेवा आयोग को। अब सिर्फ इस सवाल का जवाब देना बाकी रह गया है। बाकी नियमों में भी एक तरह से क्लैरिफिकेशन मिल ही चुकी है लोक सेवा आयोग को। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के सेक्रेटरी का जमा फाइनेंस सेक्रेटरी देवेश कुमार को दिया है। ये दरअसल जो जिम्मा है वो दिया गया है देवेश कुमार को। ये आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन के छुट्टी जाने के कारण ऐसा करना पड़ा है। एक छोटी सी अपडेट जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे। देखिए, टीजीटी बैच वाइज भर्तियां भी होनी है और इसके लिए परमिशन चुनाव आयोग से मिल गई है। ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी यहाँ क्लियर किया है कि अभी जिन क्षेत्रों में यानी कि जिन जिलों में आचार संहिता लगी हुई है वहां पर नियुक्ति को मेंशन ना किया जाए। लेकिन पेच इसमें यह है कि परमिशन मिलने के बावजूद भी अभी ये बैच वाइज भर्तियां नहीं हो सकती है। एक बड़ा कारण शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आउट ऑफ स्टेशन चल रहे हैं, और दूसरा बड़ा कारण मुख्यमंत्री सुक्खू भी अभी प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं। तो जब तक ये वापस नहीं आते हैं नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी, और इसमें युक्तिकरण की प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पहले यहाँ टीजीटी के पदों का युक्तिकरण किया जाएगा और उसके बाद फिर नियुक्तियां दी जाएंगी उन अभ्यर्थियों को जो कि इसके लिए पात्र हैं। देखिए, जो खरीद फरोख्त वाला मामला है उसमें भी एक बड़ी अपडेट आई है। राज्यसभा सांसद का जब चुनाव हुआ था तो ये शिकायत कांग्रेस की ओर से बालूगंज थाना में दर्ज की गई थी कि खरीद फरोख्त की राजनीति अपनाई गई है और कांग्रेस के कुछ नेताओं को खरीदने की कोशिश भाजपा ने की है। इसमें पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा का नाम और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और उनके पिता का नाम सामने आया था। अब पूछताछ के लिए फिर 15 जुलाई को इन लोगों को बुला लिया गया है। ये इन नेताओं को जाना होगा सभी सवालों का जवाब देने के लिए बालूगंज थाना में, और कोर्ट की ओर से इन्हें ये आदेश जारी किए गए हैं। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।